नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल PYQ वाला पर। दोस्तों आज हम लाए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। दोस्तों ये जो प्रश्न हैं ये बार-बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और दोस्तों आगे भी विभिन्न परीक्षाओं में इनके पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें तो दोस्तों बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें ना तो आयात होता है और ना ही निर्यात होता है। और इसी के साथ ही दोस्तों एक खुली अर्थव्यवस्था होती है जिसमें आयात और निर्यात दोनों होते हैं। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि 1991 के उदारीकरण से पहले हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वह एक बंद अर्थव्यवस्था थी, किंतु 1991 के उदारीकरण के बाद हमारी अर्थव्यवस्था एक खुली अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान कौन सा क्षेत्र देता है? तो दोस्तों ये देता है तृतीय क्षेत्र। दोस्तों तृतीय क्षेत्र सेवाओं से जुड़ा हुआ होता है और वहीं दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो ये दोस्तों कृषि और खनन जैसी गतिविधियों से जुड़ा हुआ होता है और दोस्तों द्वितीय क्षेत्र उद्योग और निर्माण कार्य जैसे क्षेत्रों से जुड़ा होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में IRDA किसे नियंत्रित करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी बीमा व्यवसाय को। दोस्तों IRDA का पूरा नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। दोस्तों इस संस्था का कार्य है भारत में बीमा कंपनियों को नियंत्रित और उसकी देखरेख करना। और दोस्तों याद रखना कि इरडा की स्थापना सन 1999 में हुई थी और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा हैदराबाद तेलंगाना में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है? तो दोस्तों ये है मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी दोस्तों यहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। अर्थात दोस्तों इसमें सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं। जैसे कि दोस्तों हम देख सकते हैं कि हमारे देश भारत में जहां कुछ उद्योग सरकार चलाती है जैसे रेलवे हुआ, डाक हुआ, वहीं कुछ निजी लोग या कंपनियां भी चलाते हैं जैसे कि दुकानें हैं, फैक्ट्रियां हैं। तो इस प्रकार दोस्तों जो अर्थव्यवस्था है वो दोनों के द्वारा चलाई जा रही है, अर्थात ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो दोस्तों ये प्रदान किया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। जैसा कि आपको पता होगा कि अमर्त्य सेन बहुत ही महान अर्थशास्त्री हैं और इनकी महान उपलब्धियों की बात करें दोस्तों तो याद रखना सन 1998 में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था और इसके बाद 1999 में इन्हें भारत रत्न भी प्रदान किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये हैं एम विश्वेश्वरैया। दोस्तों याद रखना कि इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था सन 1934 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो दोस्तों ये आधारित थी महालनोबिस मॉडल पर। और दोस्तों वहीं हम बात करें कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी तो दोस्तों ये थी हेरोल्ड डोमर मॉडल पर। दोस्तों याद रखना इसे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? दोस्तों ये होते थे प्रधानमंत्री जी। दोस्तों वर्तमान में जो नीति आयोग है उससे पहले योजना आयोग ही कार्य किया करता था, किंतु सन 2015 में योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया गया। और दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं प्रधानमंत्री जी। और दोस्तों नीति आयोग का मुख्य कार्य है केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ाना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा कब पारित हुआ था? इसका सही उत्तर है सन 2005 में। दोस्तों इसी अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि हर ग्रामीण परिवार को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। और दोस्तों सन 2009 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर बी यानी स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। दोस्तों याद रखना कि मानव विकास सूचकांक यानी HDI इसकी अवधारणा दी थी पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है तो दोस्तों ये पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। दोस्तों प्रच्छन्न बेरोजगारी से तात्पर्य होता है कि जब किसी काम में जरूरत से ज्यादा लोग लगे हों और अगर उनमें से कुछ काम छोड़ भी दें तो भी उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों इसे ही प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कि एक छोटे से खेत में एक परिवार के 5-5, 10-10 लोग लगे रहते हैं,
जबकि उस खेत में इतने लोगों की आवश्यकता ही नहीं होती। तो इसी को हम कहते हैं प्रचंड बेरोजगारी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विटीकल्चर किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये है अंगूर के उत्पादन से संबंधित। दोस्तों इसी प्रकार एक होता है हॉर्टिकल्चर, जो कि बागवानी यानी फल फूल सब्जी आदि की खेती से संबंधित होता है। इसके अलावा होता है फ्लोरिकल्चर, जो कि फूलों की खेती से संबंधित होता है। इसके अलावा एक है ओलेरीकल्चर, दोस्तों ये सब्जियों की खेती से संबंधित होता है। और दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर दोस्तों ये रेशम उत्पादन से संबंधित होता है। ये दोस्तों बार बार परीक्षाओं में पूछा गया, इसे आप याद रखना, सेरीकल्चर जो कि रेशम उत्पादन से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में रबर के कुल उत्पादन का 90% किस राज्य में उत्पादित होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी केरल में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों ये होता है आंध्र प्रदेश में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी सन 1955 में। और दोस्तों याद रखना एसबीआई का मुख्यालय मिलेगा आपको मुंबई यानी महाराष्ट्र में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो दोस्तों ये है भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रंगराजन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो दोस्तों इसका उद्देश्य था बैंकिंग सुधार करना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत सरकार ने किस वर्ष 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो दोस्तों ये किया गया था सन 1969 में। दोस्तों याद रखना कि यह श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में किया गया था। हाल ही में दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था कि जो 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था वह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया था? 1969 के बाद 1980 में भी 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। दोस्तों इसे भी याद रखना आप। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा भारत का केंद्रीय बैंक है? तो दोस्तों ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। दोस्तों आरबीआई का गठन किया गया था आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। 1935 में इसका गठन हुआ था। और दोस्तों इसका मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में। और दोस्तों मुंबई से पहले इसका मुख्यालय था कोलकाता में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नाबार्ड यानी कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 1982 में। और दोस्तों एक बात याद रखना कि जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी वह शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी। शिवरामन समिति, दोस्तों ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, इससे प्रश्न पूछे गए हैं। शिवरामन समिति याद रखना। और दोस्तों नाबार्ड का मुख्यालय भी मिलेगा आपको मुंबई में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी सन 1990 में। दोस्तों सिडबी का मुख्यालय आपको मिलेगा लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी को कब स्थापित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था 1956 में। और दोस्तों इसका मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई यानी महाराष्ट्र में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे केसी न्योगी जी। और दोस्तों याद रखना कि वित्त आयोग का प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 280 में मिलेगा। और दोस्तों वित्त आयोग का मुख्य कार्य होता है केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का न्याय संगत वितरण करना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार कब किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था सन 1949 में। और दोस्तों उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और वित्त मंत्री थे जॉन मथाई। दोस्तों याद रखना ये प्रश्न पूछा गया है। आगे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आरबीआई एक्ट 1934 के तहत सन 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। और दोस्तों आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था सन 1949 में। और दोस्तों आरबीआई का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये होता है मुद्रा जारी करना और बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वित्त आयोग कितने वर्षों में गठित होता है? तो दोस्तों वित्त आयोग हर 5 वर्ष के लिए गठित किया जाता है। और दोस्तों इसका गठन किया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। और दोस्तों वित्त आयोग का प्रावधान कहां मिलेगा? अनुच्छेद 280 में। आगे चलते हैं। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई को पहले इस नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों एसबीआई को जाना जाता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
₹1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं वित्त मंत्रालय के सचिव के, यानी वित्त सचिव के। और दोस्तों ₹1 के अलावा बाकी सभी नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? दोस्तों ये मैंने आपको बताया था, यह हुआ था सन 1949 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंपीरियल बैंक का गठन किस वर्ष हुआ था? यह हुआ था सन 1921 में। और बाद में 1955 में इंपीरियल बैंक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में गठित किया गया। दोस्तों इस प्रकार हमने अर्थशास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्न कंप्लीट किए हैं। दोस्तों एक बार इन सभी 30 प्रश्नों का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो आयात होता है और ना ही निर्यात होता है। अगला प्रश्न है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में सर्वाधिक योगदान कौन सा क्षेत्र देता है? तो ये देता है तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र। अगला प्रश्न है, भारत में आईआरडीए यानी इरडा किसे नियंत्रित करता है? ये करता है बीमा व्यवसाय को। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है? तो ये है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है, अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? ये किया गया था अर्थशास्त्र में। अगला प्रश्न है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये है एम विश्वेश्वरैया। अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ये थी महालनोबिस मॉडल पर आधारित। उसके बाद है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? तो दोस्तों ये होता था प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा कब पारित हुआ था? यह हुआ था सन 2005 में। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? यह है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है, ये पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, विटीकल्चर किससे संबंधित है? ये संबंधित है अंगूर उत्पादन से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में रबर के कुल उत्पादन का 90% किस राज्य में उत्पादित होता है? ये होता है केरल में। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? यह है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? यह हुई थी 1955 में। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? यह है भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई। अगला प्रश्न, रंगराजन समिति का गठन का उद्देश्य क्या था? यह था बैंकिंग सुधार। भारत सरकार ने किस वर्ष 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया? ये किया था 1969 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत का केंद्रीय बैंक है? यह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 1982 में। अगला प्रश्न, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी सन 1990 में। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी को कब स्थापित किया गया? ये किया गया था 1956 में। अगला प्रश्न है, भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये थे केसी न्योगी जी। भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार कब किया गया? ये किया गया था 1949 में। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1935 में। वित्त आयोग कितने वर्षों में गठित होता है? ये होता है 5 वर्षों में। अगला प्रश्न, भारतीय स्टेट बैंक को पहले इस नाम से जाना जाता था, ये था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद है, ₹1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ये होते हैं वित्त मंत्रालय के सचिव के। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? यह हुआ था 1949 में। और दोस्तों आखिरी प्रश्न है, इंपीरियल बैंक का गठन किस वर्ष हुआ था? यह हुआ था 1921 में। दोस्तों इस प्रकार हमने बहुत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को कंप्लीट किया, उसके बाद उसका क्विक रिवीजन भी कर लिया। अब दोस्तों आपके लिए 2 अभ्यास प्रश्न हैं, इनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? और दूसरा प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ताकि आपको पता चले आपको ये प्रश्न याद हुए हैं या नहीं। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों आपके लाइक और कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण वीडियो ला सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।